गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं आपको न्यूमेरिकल कराया और न्यूमेरिकल्स आज मैं फिर से कराने जा रहा हूँ और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें से कुछ बोर्ड्स में भी रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसको सीरियसली वॉच करना, आपको अच्छा लगेगा और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन। A 3 volts battery with negligible internal resistance is connected in a circuit as shown in the figure. The current I in the circuit will be. So we are given 4 options. प्यारे बच्चों, आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। इस डायग्राम को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है करंट आई को आसानी से निकालने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाइड डायग्राम बता रहा हूँ। इस डायग्राम में आप कर सकते हो कि 3 ओम एंड 3 ओम साइड बाय साइड है, इनका कॉम्बिनेशन सीरीज होगा। बच्चों, इन दोनों का जो इक्वलेंट आएगा वो 6 ओम आएगा। आमीन ए और बी के बीच में राइट साइड से 6 ओम को कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो फिगर बी में मैंने यहाँ पे 6 ओम कनेक्ट कर दिया। 3 ओम पहले से मौजूद है, दिखा दिया। अब तुम कह सकते हो कि 3 ओम एंड 6 ओम ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बिटवीन ए एंड बी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे 1/RAB इक्वल्स 1/3 प्लस 1/6 और बच्चों सॉल्व करोगे तो RAB की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। इन दोनों का इक्वलेंट आएगा 2 ओम। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और ए और बी के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस 2 ओम का कनेक्ट कर दूंगा। तो इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। अब ये जो फिगर सी है बच्चों, ये फाइनली एक सिंगल लूप का सर्किट बन जाएगा। तो करंट आई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर जाएगी, फिर क्लॉकवाइज इसमें मूव करेगी। तो पूरी करंट आई सिंगल रेजिस्टेंस 2 ओम से मूव करेगी। तो हम लोग इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं के और बी के बीच में जो वोल्टेज है, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड 3 वोल्ट के बराबर है। तो आई की वैल्यू V/R फार्मूले से निकाल सकता हूँ। V की जगह पे 3 वोल्ट, R की जगह पे 2 ओम, 3/2 करूँगा तो मैं करंट आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 3/2 करने पे बच्चों 1.5 आता है। I इक्वल्स V/RAB, that is 3/2 equals 1.5 एम्पियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 1.5 एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट 1.5 एम्पियर। इज इट? द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 220 volt 1000 watt bulb is connected across a 110 volts main supply. The power consumed will be, we are given 4 options. यार बच्चों, ये रेटिंग ऑफ अ बल्ब का क्वेश्चन है। पावर कंज्यूम्ड पूछा है। बल्ब का वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है, उसका पावर रेटिंग 1000 वाट है। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जब उस बल्ब के टर्मिनल्स के क्रॉस 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो 1000 वाट के रेट से वो हीट और लाइट आपको देगा। लेकिन जो अवेलेबल सप्लाई है वो 110 वोल्ट की है, तो वो पावर कितना कंज्यूम करेगा वो आपसे पूछा हुआ है। जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, एज वी नो फॉर द गिवन बल्ब फिलामेंट रेजिस्टेंस आर रिमेन्स कांस्टेंट। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बच्चों, गिवन बल्ब का ग्लोइंग कंडीशन में फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट माना जाएगा और ओमिक रेजिस्टेंस में 3 में से एक फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स V² बाई R। आर को कांस्टेंट मानोगे
तो आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे, पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, where V is voltage applied, P proportional to V स्क्वायर। तो अगर मैं दो अलग अलग वोल्टेज के लिए P2 P1 का रेशियो निकालूंगा तो P2 बाई P1 का फॉर्मूला आता है V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। P2 बाई 1000, P1 यहाँ पे 1000 दे रखा है, उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 की जगह पे 220 दिया है। बट आपके घर में जो V2 अवेलेबल है वो 110 वोल्ट अवेलेबल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग पावर P2 कितना होगा वो यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे लिख लो 110 बाई 220 का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। 1000 को मल्टीप्लाई करो, देन P2 कम्स आउट 1000/4, दैट इज 250 वाट। तो इसका आंसर आएगा 250 वाट। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, 250 वाट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। वन मोर क्वेश्चन। The length of a given cylindrical wire is increased by 100%. Due to consequent decrease in diameter, the change in resistance of the wire will be. So we are given 4 options. Solution देखिए बच्चों, suppose the initial length of the wire is L and the initial cross section is A. Hence the initial resistance R equals rho L upon A and final resistance। प्यारे बच्चों जब आप लेंथ चेंज करोगे तो वायर पतला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ अगर इंक्रीज करोगे तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, मटेरियल सेम होगा तो रो की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो मैंने लेंथ को चेंज करके एल डैश कर दिया, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होकर ए डैश हो गया, रेसिस्टिविटी सेम टू सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज होकर आर डैश हो गया। आर डैश बाई आर का रेशियो निकालो, कैंसिल आउट होने के बाद मिलेगा एल डैश ए अपॉन एल ए डैश। सिंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, एजम्पशन है बच्चों, मान के चलो कि स्ट्रेच करने के बाद भी वॉल्यूम उसका कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि ऐसा होता नहीं है, वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज इग्नोर किया गया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट माना गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एल इक्वल से डैश इंटू एल डैश। आई मीन जब लेंथ इंक्रीज होकर एल डैश हो जाएगा तो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होकर ए डैश हो जाएगा, तो न्यू वॉल्यूम आएगा ए डैश इंटू एल डैश। पर दोनों वॉल्यूम इक्वल माने गए हैं, तो यहाँ से बच्चों रेशियो निकालूंगा, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू आती है एल डैश अपॉन एल। तो आर डैश बाई आर का जो रेशियो यहाँ पे निकाले हो उसको यहाँ पे ला के रिपीट करो, और ए अपॉन ए डैश की वैल्यू यहाँ से एल डैश अपॉन एल पुट करो। तो यहाँ पे मैंने एल डैश अपॉन एल पुट किया, एल डैश अपॉन एल रिपीट हो जाएगा, बाद में एल डैश बाई एल का स्क्वायर आएगा। से इक्वेशन नंबर 1 इज इट। बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ाया गया 100%। 100% एक लार्ज क्वांटिटी है, यहाँ कैलकुलस मेथड अप्लाई नहीं होगा। कैलकुलस मेथड का लिमिटेशन होता है कि परसेंटेज चेंज शुड बी लेस देन 5%, तब कैलकुलस मेथड एक्यूरेटली वर्क करता है। लेकिन जब यहाँ परसेंटेज चेंज मच मोर देन 5% है तो ये क्वेश्चन अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व होगा, कैलकुलस मेथड बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अलजेब्राइक मेथड कैसे लगता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ को लिखा जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। इज इट। क्वेश्चन में 100% इंक्रीज किया गया है तो इक्वल टू प्लस 100% लिखोगे, फिर एल से डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा एल डैश बाई एल माइनस 1, 100 को 100 से डिवाइड करो। इज इट। राइट साइड में बचेगा 1, लेफ्ट साइड में आएगा एल डैश बाई एल माइनस 1, फिर -1 को राइट ट्रांसफर करो। प्यारे बच्चों एल डैश बाई एल की वैल्यू आती है 2, से इक्वेशन नंबर 2। एल डैश बाई एल की वैल्यू जो 2 आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लाकर पुट करो। तो मैंने कमेंट लिखा है बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द रेशियो आर डैश बाई आर इक्वल्स टू स्क्वायर दैट इज 4।
हेंस द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100, स्क्वायर से डिवाइड करो, ये आता है आर एस बाई आर माइनस 1 इंटू 100, आर एस बाई आर की वैल्यू 4 रखो, क्या आएगा 4 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज 300%, इज इट करेक्ट ऑप्शन डी। बच्चों करेक्ट ऑप्शन डी होगा, आई मीन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो आएगा प्लस 300% आएगा, प्लस में आने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बच्चों 300% बढ़ेगा, करेक्ट ऑप्शन डी मैच करा लो, करेक्ट ऑप्शन डी 300%, डन। वन मोर क्वेश्चन, द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, आपके क्वेश्चन में एक सर्किट दिखाया हुआ है और एक सिंगल बैटरी 6 वोल्ट की लगी है, तो ये पूरे सर्किट को टोटल करंट कितना सप्लाई करेगी आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, यही निकालना है, इज इट। तो बच्चों इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, फिर चार में से कोई एक आंसर मैच कराऊंगा। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। See the below figure A, B, C, D and E in the sequence to understand the situation। प्यारे बच्चों ये दोनों के बीच में सिर्फ कॉपर वायर है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंस टू 0 मानते हैं, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 0 आएगा, इसका मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली इसको ये डिनोट करता हूँ, इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ये डिनोट कर सकता हूँ और इस पोर्शन को शॉर्ट सर्किटेड कर सकता हूँ, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0। दोनों को पॉइंट ए लिख सकता हूँ, इसको सी लिख डाला, इसको बी लिख डाला, इज इट। प्यारे बच्चों अब क्या कर सकते हो, जब ये दोनों सेम पॉइंट हो गए तो इनको आपस में टच होता हुआ दिखा सकती हो। मैंने इसको यहाँ पे कट किया, ला के यहाँ पे टच करा दिया, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। तो जब मैं ए को ए से टच करा दूंगा, सिचुएशन ऐसे बनेगी, फिर तुम कहोगे कि 2 ओम एंड 6 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 1.5 ओम। अब इन दोनों को यहाँ से हटा दो और C और A के बीच में सिंगल रेजिस्टेंस 1.5 ओम लगा दो। प्यारे बच्चों C और A के बीच में मैंने यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस 1.5 ओम लगा दिया, 1.5 के साथ 1.5 ये साइड बाय साइड है, ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। बच्चों जब इनको सीरीज में मानोगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दो 3 ओम से, जो इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। बिटवीन A एंड B 3 ओम, बिटवीन A एंड B ऑल्सो 3 ओम। अब तुम कह सकते हो कि 3 ओम एंड 3 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट एग्जैक्टली 1.5 ओम आएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम A और B के बीच में सिंगल रेजिस्टेंस 1.5 ओम लगा दो। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सिंगल करंट आई निकलता हुआ दिखाओ, वो करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो पूरा का पूरा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो और आई की वैल्यू सॉल्व करो, तो आई की वैल्यू आएगी 6 बाई 1.5 दैट इज 4। तो आई की वैल्यू बच्चों आती है ई बाई आर दैट इज 6 बाई 1.5 equal to 4 ampere. Total current supplied by the battery comes out 4 ampere and your correct option is C. ऑप्शन मैच करा लो, करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, इट शुड बी 4 एम्पियर। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये एक टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी एडवांस वर्जन। उस एडवांस वर्जन से ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ
ये या तो जेईई एडवांस के पूछे गए हैं, या केवीपीवाई के क्वेश्चन हैं, या फिर ओलंपियाड्स के क्वेश्चन हैं। इनका लेवल 3 होता है, और वो न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा हूँ जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप कंसंट्रेट होगा, सीरियसली वॉच करना, और मेरी बुक की एक कॉपी ऑर्डर करके मंगा सकते हो, रिवीजन के लिए अपने टेबल पे रख सकते हो, और वीडियो से रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और रिवीजन तुम मेरी बुक से कर सकते हो। तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम बचेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा आप कर सकते हो बच्चों। ऑर्डर करने के लिए मैंने वेबसाइट का यूआरएल इस वीडियो की शुरुआत में दिया है। मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे टैब मिलेगा, उस टैब को क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो ये बुक ऑर्डर हो जाएगी या सब्सक्राइब हो जाएगी और आपके घर तक पहुँच जाएगी। सो प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the circuit, the galvanometer G shows zero deflection. If the batteries A and B have negligible internal resistance, the value of the resistor R will be, we are given 4 option. प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक रजिस्टर R लगा हुआ है, अननोन है। फिर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगी है। फिर यहाँ पर एक बैटरी है 2 वोल्ट की, यहाँ A लिखा है। 500 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है जिसको B लिखा है। क्वेश्चन में पूछा है कि बोथ बैटरीज A and B have negligible internal resistance, the value of resistor R will be। फर्स्ट लाइन में लिखता है गैल्वेनोमीटर जी शो जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं होगी। बच्चों में आपको सिखा चुका हूँ कि जो करंट जीरो होती है वो जंक्शन टू जंक्शन जीरो होती है। आमिनी जंक्शन से स्टार्ट करके यहाँ से चलते हुए इस जंक्शन तक करंट इसमें जीरो होगी। इस पूरे आर में जंक्शन टू जंक्शन करंट जीरो होगी बच्चों। लेकिन इस लूप में ऐसा कोई रीजन नहीं है कि करंट जीरो होगी, क्योंकि कैपेसिटर तो है नहीं। इस सर्किट में एक बैटरी है और बाकी 2 रजिस्टर है। इसमें स्टेडी स्टेट में एक कांस्टेंट करंट बहती रहेगी। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर क्लॉकवाइज एक स्टेडी करंट फ्लो करती हुई मानी जाएगी। मगर इस वाले राइट साइड के पोर्शन में करंट जीरो होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया हूँ। देखिए, मैंने दिखाया यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस दिखा दिया, P Q S T M N, और QMNS पोर्शन में करंट को जीरो दिखा दिया। और इस लूप में मैंने क्लॉकवाइज करंट को फ्लो होता हुआ दिखाया। क्लॉकवाइज क्यों फ्लो होता हुआ दिखाया? क्योंकि इस लूप में जो बैटरी है, करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी तो अपवर्ड जाएगी, फिर क्लॉकवाइज ऐसे टर्न हो जाएगी। एज इट। तो प्यारे बच्चों, मैं इस करंट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा। अप्लाइंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप PQMNSTP। PQMNSTP देखिए, दिखा रहा हूँ, PQMNSTP। इस आउटर लूप में मैं किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब P से मूव करोगे तो उसका पोटेंशियल पहले लिखोगे VP, फिर करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आप लिखोगे -500 इंटू I। फिर आगे बढ़ जाओ। गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस तो होता है मगर करंट जीरो है, IR फार्मूले से यहाँ जीरो हो जाएगा, नथिंग। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हो, यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ लिखोगे -2, नथिंग। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हो, +12, P पे रुक जाओ, इक्वल टू VP। सो VP -500I -2 + 12 इक्वल्स VP। VP और VP कैंसिल हो गया, इसको राइट में ले जाओगे तो ये +500I होगा, लेफ्ट 2 रखो, ये +2 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ऐसे
प्यारे बच्चों अभी क्या होगा कि ये -500i रहेगा और ये दोनों सम होके +10 रहेगा। वीपी वीपी कट के राइट साइड में 0 आ जाएगा। फिर इसको ट्रांसफर करूंगा इधर तो वो +500i होगा। +500i की वैल्यू 10 के बराबर होगी, तो i की वैल्यू आएगा 10/500, दैट इज 1/50 एम्पियर। इज इट? करंट i की वैल्यू सॉल्व होने के बाद फिर से किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा। इस बार लूप होगी क्यू एम एन एस क्यू, क्यू एम एन एस क्यू, आई मीन क्यू एम एन एस क्यू। क्यू से स्टार्ट करोगे तो लिखोगे वी क्यू, रेजिस्टेंस होगा, करंट नहीं होगी तो यहाँ पे आई आर 0 होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओगे तो यहाँ -2 लिखोगे, नथिंग। करंट के अपोजिट जाओगे तो +i/r लिखोगे, इक्वल टू वी क्यू लिखोगे। बच्चों में यहाँ रिपीट किया हूँ, देखो वी क्यू -2 +ir इक्वल्स वी क्यू। वी क्यू को वी क्यू से कट करो 0, 2 को राइट साइड में ले जाओ, तार की वैल्यू आती है 2/i। बच्चों i की वैल्यू 1/50 पुट करो, 50 न्यूमरेटर में आएगा, r की वैल्यू 100 ओम आएगी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, आंसर होगा 100 ओम। आंसर मैच कराओ, बी ऑप्शन, इट शुड बी 100 ओम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a potentiometer experiment the balancing with a cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, the balancing length becomes 120 centimeter. The internal resistance of the cell is, we are given 4 option. बच्चों मैंने पोटेंशियोमीटर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है और उसके कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी। As per the given informations, L1 is 240 cm, capital R is 2 ohm, L2 is 120 cm, internal resistance small r is unknown. We know the formula for the internal resistance. इसको मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। देखिए क्या होता है फार्मूला। बच्चों स्मॉल आर का फार्मूला था, कैपिटल आर मीन्स स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इनटू विद इन ब्रैकेट L1/L2 -1. So you put here capital R is 2 and L1 is 240 and L2 is 120 -1. So you have 2 into 2 -1 and 2 -1 is 1 and 1 into 2 is 2 ohm. So small r is 2 ohm. Correct option D. Correct option D, internal resistance is 2 ohm. Is it? One more question. The resistance of hot tungsten filament is about 10 times the cold resistance. What will be the resistance of 100 watt and 200 volt lamp when not in use? प्यारे बच्चों बोला गया है एक ऐसा लैंप है जिसका पावर रेटिंग 100 वाट है, वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट है, तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब वो यूज में नहीं होगा। यूज में ना होने का मतलब बल्ब आपका कोल्ड रहेगा, तो कोल्ड कंडीशन में फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इज इट? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कैसे करता हूँ। एज पर गिवन रेटिंग ऑफ द लैम्प, P is 100 watt, V is 200 volt, then resistance of the hot filament। बच्चों रेटिंग की जो क्वांटिटी पुट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस मेरे को मिलता है वो ग्लोइंग कंडीशन में मिलता है, तो उसको हॉट फिलामेंट बोलेंगे। तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P। नाउ V is 200, P is 100, सॉल्व करने पर आता 400 ओम। तो बच्चों जो फिलामेंट हॉट है उसका रेजिस्टेंस है 400 ओम। जब वो कोल्ड होगा
तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस ऑफ द कोल्ड फिलामेंट दैट इज RCF must be RHF upon 10, that is 400 by 10 equals 40 ohm. Correct option is A. करेक्ट ऑप्शन इज ए। बच्चों फर्स्ट लाइन में बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो कोल्ड रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस हॉट के कंपेरिजन में 10 टाइम्स स्मॉलर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया है। तो कोल्ड फिलामेंट का रेजिस्टेंस आता है 400 बाई 10 दैट इज 40 ओम एंड दिस इज ऑप्शन ए। वन मोर क्वेश्चन। Shown in the figure below is a meter bridge set up with null deflection in the galvanometer. The value of unknown resistance R is, we are given 4 option. बच्चों इस डायग्राम में जो गैल्वेनोमीटर शो किया गया है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन बताया गया है। अगर इसका डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो ये पॉइंट फिर नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट का लेफ्ट टर्मिनल से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे। तो राइट साइड का जो लेंथ आएगा ऑटोमेटिकली 80 सेंटीमीटर आएगा। मीटर्स ब्रिज में ऐसा ही होता है, ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर आएगा। फिर इस गैप में 55 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इस गैप में कैपिटल आर का रेजिस्टेंस लगा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मीटर्स ब्रिज का प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों, देखिए आप क्या करोगे। फॉर द नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वी नो द फॉर्मूला 55 by R equals length, balancing length in the left side divided by balancing length in the right side. यही आप पढ़े हो। That should be 20 upon 100 centimeter minus 20 centimeter. Then 55 by R equals 20 by 80. 55 upon R equals 1 by 4. Then doing cross multiplication, R equals 55 into 4, that is 220 ohm. बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू 220 ओम आती है। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी इन दिस क्वेश्चन। सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर बचे हुए क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा। तब तक आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, थारोली रिवीजन करो और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो और मेरी एक बुक ऑर्डर ज़रूर कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी बुक से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बहुत मेहनत से और फोकस होकर कंसंट्रेट करके इस बुक को मैंने लिखा है और अभी भी मैं नेक्स्ट बुक पे वर्क कर रहा हूँ जिसका टाइटल है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है। जब मैं पब्लिश करूँगा आपको इन्फॉर्म करूँगा, फिर आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे। सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।